आज है 16 मार्च 2026 दिन सोमवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। सोमवार दोपहर शेयर बाजार में काफी दिलचस्प मूवमेंट देखने को मिला। दोपहर करीब 2:16 पर माहौल थोड़ा सुस्त था और निफ्टी लगभग 23,135 के आसपास ट्रेड कर रहा था। निवेशक थोड़े सतर्क दिख रहे थे और बाजार में ज्यादा हलचल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। सिर्फ 8 मिनट बाद यानी 2:24 पर निफ्टी तेज उछाल के साथ करीब 23,317 तक पहुंच गया। इतने कम समय में आई इस तेजी ने साफ दिखा दिया कि अचानक बाजार में मजबूत खरीदारी शुरू हो गई थी। पूरे दिन की ट्रेडिंग को देखें तो बाजार ने अपने निचले स्तर से शानदार रिकवरी दिखाई। निफ्टी करीब 200 अंक ऊपर बंद हुआ और दिन के सबसे निचले स्तर से लगभग 400 अंकों की वापसी देखने को मिली। सेंसेक्स में भी मजबूत उछाल देखने को मिला। इंडेक्स करीब 750 अंक चढ़ा और अगर दिन के लो लेवल से तुलना करें तो लगभग 1500 अंकों की रिकवरी दर्ज की गई। ये दिखाता है कि आखिरी घंटों में बाजार में भरोसा वापस लौट आया। बैंकिंग शेयरों ने भी बाजार को मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभाई। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 1000 अंक तक उछल गया और अंत में लगभग 656 अंकों की बढ़त के साथ 54,413 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर बाजार में तेज उतार चढ़ाव जरूर रहा, लेकिन आखिर में खरीदारी का पलड़ा भारी रहा। सेंसेक्स करीब 939 अंकों की मजबूती के साथ 75,503 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 258 अंक चढ़कर 23,409 के स्तर पर पहुंच गया और लगातार 3 दिनों से चल रही गिरावट का सिलसिला टूट गया। आज के कारोबार में सीमेंट और मेटल सेक्टर के शेयरों में खास तेजी दिखी। अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जैसे शेयर करीब 5% तक उछल गए, जबकि HDFC बैंक भी टॉप गेनर्स में शामिल रहा। ऑटो सेक्टर में भी जोरदार रिकवरी देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और TVS मोटर कंपनी जैसे शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज हुई, जिससे पूरे सेक्टर में सकारात्मक माहौल बना। दूसरी तरफ तेल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। HSBC की डाउनग्रेड रिपोर्ट के बाद HPCL, BPCL और IOC जैसे शेयरों में 4% से ज्यादा की गिरावट आ गई, जिससे इस सेक्टर में निवेशकों की चिंता बढ़ गई। IDBI बैंक के शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक करीब 17% तक टूट गया, क्योंकि बाजार में सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट यानी हिस्सेदारी बेचने को लेकर नई चिंताएं सामने आ गई। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज राहत मिली। स्टॉक करीब 7% उछल गया, जिससे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की दिलचस्पी फिर से बढ़ती दिखी। बजल प्रोजेक्ट्स के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी को सिर्फ 2 दिनों के अंदर 2 बड़े ऑर्डर मिलने की खबर आई, जिसके बाद शेयर में जबरदस्त खरीदारी हुई और स्टॉक 20% के अपर सर्किट तक पहुंच गया। मुद्रा बाजार की बात करें तो रुपए में हल्की मजबूती देखने को मिली। रुपया डॉलर के मुकाबले 92.42 पर बंद हुआ, जबकि पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी शुक्रवार को ये 92.46 के स्तर पर बंद हुआ था। वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है जो बाजारों को प्रभावित कर सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूरोप अब एक नई रणनीति पर विचार कर रहा है। यूरोपियन यूनियन इस बात पर चर्चा कर रहा है कि अपनी नौसैनिक सुरक्षा मिशन को रेड सी से हटाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात किया जाए, ताकि तेल और गैस की सप्लाई को सुरक्षित किया जा सके। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने संकेत दिया है कि मौजूदा नौसैनिक मिशन एस्पाइडस का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इस मिशन के कामकाज में बदलाव भी किया जा सकता है। ये मिशन साल 2024 में शुरू किया गया था, जब रेड सी में जहाजों पर हाउदी हमलों की घटनाएं बढ़ गई थीं। उस समय यूरोप ने अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए ये मिशन शुरू किया था। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद इस समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही काफी प्रभावित हुई है और शिपिंग लगभग ठप जैसी स्थिति में पहुंच गई है। ये समुद्री रास्ता इसलिए बेहद अहम है क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ कोई बड़ी रुकावट आती है तो उसका सीधा असर तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी इस मुद्दे पर पूरी एक राय नहीं बन पाई है। जर्मनी और इटली जैसे देश इस मिशन को सीधे ईरान के साथ चल रहे संघर्ष से जोड़ने को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सहयोगी देशों से अपील की है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा सुरक्षित और चालू कराने में मदद करें। इस खबर के बाद अमेरिकी बाजारों में भी उत्साह दिखा और डाउ फ्यूचर्स करीब 600 अंक उछल गया। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी एक अहम बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। उनके मुताबिक ये रास्ता केवल उन देशों के जहाजों के लिए रोका गया है जिन्हें ईरान अपना दुश्मन मानता है या जो इसके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। बाकी देशों के जहाजों के लिए ये समुद्री रास्ता खुला हुआ है। यानी ईरान पूरी दुनिया का व्यापार रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अपने विरोधी देशों पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाया जा सके। फिलहाल
फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इसी बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही कितनी सामान्य रहती है, क्योंकि इसका सीधा असर तेल की कीमतों, ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक शेयर बाजारों पर पड़। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर नई अपडेट सामने आई है। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस समझौते पर हस्ताक्षर तभी होंगे जब अमेरिका अपनी नई टैरिफ यानी आयात शुल्क की व्यवस्था को अंतिम रूप दे देगा। अभी दोनों देशों के बीच समझौते की बारीकियों पर काम जारी है। पहले उम्मीद थी कि इस डील पर मार्च में साइन हो जाएंगे, लेकिन हालात अचानक बदल गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की आयात शुल्क लगाने की कार्यकारी शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के फैसले के बाद निरस्त कर दिया गया, जिससे पहले लगाए गए कई टैरिफ अमान्य हो गए और अब अमेरिका को नया टैरिफ ढांचा तैयार करना पड़ रहा है। इस बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारत के व्यापार पर भी पड़ सकता है। अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ टकराव की वजह से खाड़ी क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही और एयर कार्गो में कुछ लॉजिस्टिक दिक्कतें आ रही हैं, जिससे वेस्ट एशिया के साथ भारत के निर्यात और आयात पर हल्का असर पड़ने की संभावना है। इन चुनौतियों के बावजूद सरकार को भरोसा है कि भारत का कुल निर्यात मजबूत बना रहेगा। अनुमान है कि इस साल वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर देश का कुल निर्यात करीब 860 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और अगर वेस्ट एशिया में थोड़ी कमी आती है तो उसकी भरपाई दूसरे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाकर करने की योजना है। अगली खबर, फरवरी में भारत की थोक महंगाई यानी WPI बढ़कर 2.13% पर पहुंच गई है, जो पिछले 11 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। जनवरी में ये करीब 1.81% थी, यानी एक महीने में महंगाई का दबाव साफ बढ़ता दिख रहा है। खुदरा महंगाई भी बढ़कर 3.2% पर पहुंच गई है, जो पहले 2.7% थी। इसका सबसे बड़ा कारण खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी होना है, जिससे आम लोगों का खर्च बढ़ सकता है। खाने से जुड़ी चीज़ों में अंडे, मांस और मछली की कीमतों में काफ़ी तेज़ी आई है और इनकी WPI 3.66% से बढ़कर 5.36% हो गई। वहीं खाद्य महंगाई भी बढ़कर 1.85% पर पहुंच गई है। कुछ राहत वाली खबर भी है, क्योंकि सब्जियों और प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। प्याज की होलसेल महंगाई -40.93% पर आ गई, जबकि सब्जियों की महंगाई भी पहले के मुकाबले कम होकर 4.73% रह गई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईंधन की कीमतों में तेजी से परिवहन, लॉजिस्टिक्स और उत्पादन की लागत बढ़ रही है, जिसका असर धीरे धीरे हर सामान की कीमत पर पड़ सकता है। अगली खबर, भारत के कमोडिटी मार्केट में बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि सेबी की कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी CDAC विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंट्री देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंजों से फीडबैक भी मांगा गया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो शुरुआत गोल्ड और सिल्वर जैसे कीमती मेटल के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट से हो सकती है, यानी पहले चरण में विदेशी निवेशकों को सिर्फ सीमित कमोडिटी सेगमेंट में ट्रेडिंग की अनुमति दी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि FPI की एंट्री से भारतीय कमोडिटी बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, प्राइस डिस्कवरी बेहतर होगी और घरेलू बाजार का जुड़ाव ग्लोबल कमोडिटी मार्केट से और मजबूत हो सकता है। हालांकि रेगुलेटर इस फैसले में सावधानी बरतना चाहता है, इसलिए एक्सचेंजों और अन्य स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेकर CDAC अंतिम सिफारिश सेबी को सौंपेगी, जिसके बाद ही ये तय होगा कि विदेशी निवेशकों को कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग की अनुमति दी जाए या नहीं। अगली खबर, केंद्र सरकार ने कैप्टिव पावर प्लांट से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं। इसका मकसद उद्योगों के लिए बिजली उत्पादन के नियमों को स्पष्ट बनाना और कारोबार करना आसान बनाना है, ताकि कंपनियों और बिजली वितरण कंपनियों के बीच विवाद कम हो। नए नियमों में कैप्टिव पावर प्लांट की ओनरशिप को स्पष्ट किया गया है। अब जिस कंपनी ने प्लांट लगाया है, उसकी सब्सिडियरी, होल्डिंग कंपनी और होल्डिंग कंपनी की अन्य सब्सिडियरी कंपनियां भी उस प्लांट की ओनरशिप का हिस्सा मानी जाएंगी। इससे ग्रुप कंपनियों के लिए नियम साफ हो जाएंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि कैप्टिव स्टेटस की जांच अब पूरे वित्त वर्ष के आधार पर की जाएगी, यानी किसी एक समय की स्थिति के बजाय पूरे साल के उपयोग और ओनरशिप को देखकर फैसला लिया जाएगा। एक बड़ा राहत प्रावधान ये भी जोड़ा गया है कि जब तक कैप्टिव स्टेटस की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां उद्योगों से अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूल पाएंगी। इससे कंपनियों की अनिश्चित लागत कम होगी। इन नियमों का सबसे ज्यादा असर मेटल माइनिंग और सीमेंट कंपनियों पर पड़ सकता है, क्योंकि ये सेक्टर भारी मात्रा में कैप्टिव बिजली का उपयोग करते हैं, जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील, वेदांता, अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट जैसी कंपनियों की बिजली की लागत कम हो सकती है और मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा पावर और रिन्यूएबल कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि ग्रुप कैप्टिव प्रोजेक्ट्स बढ़ने की संभावना है। इसमें टाटा पावर, JSW एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और KPI ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों के लिए नए अवसर बन सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी RVNL को NMDC से करीब 95.27 करोड़ रुपए का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक के रिफर्बिशमेंट यानी पुरानी ट्रैक की मरम्मत और सुधार से जुड़ा है। हालांकि इस खबर के बावजूद कंपनी का शेयर सोमवार को करीब 1.68% गिरकर 266.70 रुपए पर बंद हुआ।
फिनो पेमेंट्स बैंक के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली और रिपोर्ट्स के बाद शेयर करीब 19% तक टूट गया। हालांकि कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि जो जांच चल रही है वो बैंक की जीएसटी कंप्लायंस से जुड़ी नहीं है, बल्कि कुछ प्रोग्राम मैनेजर और मर्चेंट से संबंधित है जो कई बैंकों के साथ काम करते हैं, जिनमें फिनो पेमेंट्स बैंक भी शामिल है। सीमेंट सेक्टर से एक अहम खबर आई है। सागर सीमेंट्स ने फैसला किया है कि वो अपनी सब्सिडियरी आंध्रा सीमेंट्स में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने जा रही है। कंपनी लगभग 7.24% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बाजार में उतारेगी। सागर सीमेंट्स के मुताबिक ये पूरी ओएफएस प्रक्रिया 18 मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। डिविडेंड की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए आरईसी लिमिटेड से अच्छी खबर आई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड के रूप में प्रति शेयर 3.20 रुपए देने का ऐलान किया है। ये फैसला 16 मार्च 2026 को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया है और ये भुगतान 10 रुपए फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर किया जाएगा। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 20 मार्च 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है, यानी जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक आरईसी के शेयर होंगे वही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। और कंपनी ने कहा है कि ये राशि 14 अप्रैल 2026 तक शेयर धारकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बंधन बैंक के शेयर में आज अचानक तेज गिरावट देखने को मिली, जब बाजार में ये खबर फैल गई कि बैंक के प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलने के विकल्प तलाश रहे हैं। इस खबर के बाद निवेशकों में घबराहट बढ़ी और शेयर करीब 12.22% टूटकर लगभग 175.60 रुपए से गिरकर करीब 154.15 रुपए तक आ गया। हालांकि बैंक ने इन खबरों पर सफाई देते हुए कहा है कि उसे ऐसी किसी भी डील या बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। बंधन बैंक ने बीएसई और एनएसई को भेजे अपने स्पष्टीकरण में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स की सटीकता की पुष्टि करना फिलहाल संभव नहीं है। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर इन दिनों साफ दबाव नजर आ रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सोमवार 16 मार्च को लगातार चौथे दिन गिरावट में बंद हुआ और सिर्फ मार्च महीने में ही ये इंडेक्स करीब 14% तक टूट चुका है, जिससे सेक्टर की कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। इस महीने इंडेक्स के सभी 12 बैंक शेयर गिरावट में कारोबार कर रहे हैं और इनमें से 3 शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं। उदाहरण के तौर पर पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 3.81% गिरकर 22.70 रुपए पर आ गया। इंडियन ओवरसीज बैंक 2.24% टूटकर 31.88 रुपए पर पहुंच गया और यूको बैंक भी करीब 2.21% गिरकर 24.74 रुपए तक आ गया। अगर हाल के ट्रेंड को देखें तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में से 8 बार इस इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल निवेशकों का भरोसा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गिरावट की एक बड़ी वजह बढ़ती बॉन्ड यील्ड मानी जा रही है। भारत की 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड करीब 6.68% तक पहुंच गई है और पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भी बॉन्ड मार्केट पर दबाव बना है। दरअसल पीएसयू बैंक आमतौर पर सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज में बड़ा निवेश रखते हैं, इसलिए जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो इन निवेशों की वैल्यू पर असर पड़ता है और इसी वजह से कई पीएसयू बैंक शेयरों में इस महीने 12% से लेकर करीब 16% तक की गिरावट भी देखी गई है। माइनिंग सेक्टर से भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एनएमडीसी ने मिलकर गुजरात में रेयर अर्थ मिनरल्स के विकास की संभावनाओं को तलाशने का एक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां मिलकर एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग और आगे के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल तक पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की संभावना का अध्ययन करेंगी। पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ा अनुमान सामने आया है। ब्रोकरेज बर्नस्टीन का मानना है कि भारत का बिजली सेक्टर आने वाले वर्षों में तेजी से विस्तार के दौर में प्रवेश कर सकता है। फिलहाल देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता करीब 525 गीगावाट है और हर साल लगभग 50 गीगावाट नई रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। ब्रोकरेज के मुताबिक इस सेक्टर में एनटीपीसी पारंपरिक पावर कंपनियों में मजबूत विकल्प बन सकती है, जबकि रिन्यूएबल उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर मार्जिन का दबाव रह सकता है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनी ऑल कार्गो टर्मिनल्स ने फरवरी 2026 के अपने ऑपरेशनल आंकड़े जारी किए हैं। कंपनी के मुताबिक फरवरी में उसका कार्गो वॉल्यूम सालाना आधार पर करीब 8% बढ़कर 57,600 TEUs तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है। हालांकि अगर पिछले महीने से तुलना करें तो वॉल्यूम में करीब 9% की गिरावट दर्ज की गई है। इस अपडेट के बाद शेयर बाजार में ऑल कार्गो टर्मिनल्स का शेयर लगभग 2.88% गिरकर 22.62 रुपए पर बंद हुआ। एफएमसीजी सेक्टर को लेकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड मनोज मेनन का मानना है कि फिलहाल पूरे सेक्टर में एक साथ तेजी देखने को नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कुछ मजबूत कंपनियां बाकी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। विश्लेषकों के मुताबिक मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी कंपनियां आगे बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, खासकर अगर उपभोक्ता मांग धीरे धीरे
पावर मैक प्रोजेक्ट्स को अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से करीब 709.56 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र के तिरोड़ा थर्मल पावर प्लांट में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी प्लांट को चलाने और उसकी देखरेख करने का है, जिसकी अवधि लगभग 60 महीने यानी 5 साल की होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सैमसंग CNT के साथ लगभग $3 अरब का ग्रीन अमोनिया सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। ये 15 साल का लंबी अवधि का समझौता है और इसे क्लीन एनर्जी सेक्टर में दुनिया के बड़े ऑफटेक डील्स में से एक माना जा रहा है। टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वो अपने कमर्शियल व्हीकल रेंज की कीमतों में अधिकतम 1.5% तक बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने बताया कि बढ़ती कमोडिटी कीमतों और इनपुट कॉस्ट के असर को कम करने के लिए ये प्राइस हाइक 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। सन फार्मास्यूटिकल को US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से एक अहम अपडेट मिला है, जहां FDA ने कंपनी की दवा इल्यूमिया के लिए सप्लीमेंटल बायोलॉजिकल्स लाइसेंस एप्लीकेशन को रिव्यू के लिए स्वीकार कर लिया है। ये दवा वयस्क मरीजों में सोरियाटिक आर्थराइटिस के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। एल्किल एमाइंस केमिकल्स को अमोनिया की कमी के कारण अपने 3 प्लांट्स में मिथाइल एमाइंस और इथाइल एमाइंस का उत्पादन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। हालांकि जिन प्रोडक्ट्स में अमोनिया की जरूरत नहीं होती उनका उत्पादन जारी रहेगा। और इसी खबर के बीच 16 मार्च को कंपनी का शेयर करीब 1265 रुपए पर बंद हुआ। वारटेक बाबेक लिमिटेड के शेयर में आज हलचल देखने को मिली, क्योंकि कंपनी को करीब 1000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। इसी खबर के बाद शेयर की शुरुआत लगभग 4 से 5% की तेजी के साथ हुई और निवेशकों का ध्यान फिर से इस स्टॉक की तरफ गया। बजल प्रोजेक्ट्स, जो करीब 2000 करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली माइक्रो कैप कंपनी है, उसे लगभग 700 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन ऑर्डर मिला है। इतनी छोटी कंपनी के लिए इतना बड़ा ऑर्डर मिलना काफी अहम माना जा रहा है। इसी वजह से शेयर में तेज खरीदारी आई और ये 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। हालांकि माइक्रो कैप स्टॉक्स में जोखिम ज्यादा रहता है। निष्कर्ष समझे तो आज के कारोबार में शेयर बाजार में पहले सुस्ती थी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक मजबूत खरीदारी लौट आई। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने अपने दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाई, जिसमें सीमेंट, मेटल और ऑटो सेक्टर के शेयरों ने तेजी दिखाई, जबकि कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी और PSU बैंकिंग शेयरों पर दबाव देखने को मिला। दुनिया भर में बाजारों पर मिडिल ईस्ट के तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी तेल सप्लाई की चिंता और ग्लोबल पॉलिटिकल घटनाओं का असर दिखाई दे रहा है। इसी बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील, बढ़ती महंगाई, कमोडिटी मार्केट में संभावित बदलाव और बिजली सेक्टर के नए नियम जैसे कई आर्थिक अपडेट भी सामने आए, जो आने वाले समय में बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। कई कंपनियों से जुड़ी अहम खबरें भी आईं, जैसे RVNL को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलना, REC का डिविडेंड, पावर मैक प्रोजेक्ट्स का बड़ा ऑर्डर, रिलायंस का ग्रीन अमोनिया डील और टाटा मोटर्स की प्राइस बढ़ोतरी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।